जय हिंद। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले थोड़ा सा मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है अनवर अंसारी और मैं एमपी के द्वारा यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के द्वारा पूरी तरह से रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड का एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हूं। और मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में लगभग 15 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने अनगिनत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो रिव्यू की है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इस दौरान जितने भी पोर्टफोलियो मेरे पास रिव्यू करने के लिए आए हैं, उनमें से 95% म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो को गलत ढंग से डिजाइन किया गया है। अब सवाल आता है कि ऐसा क्यों? तो इसके पीछे मुझे एक ही कारण लगता है कि आपको एक भ्रामक कैलकुलेशन वाली वीडियो दिखाई गई है, जिस वीडियो के अंदर में आपको ये बताया गया है कि अगर आप एडवाइजर के माध्यम से या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका सारा पैसा डिस्ट्रीब्यूटर ले जाएगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इस चक्कर में ऐसे लोग भी जो म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानते समझते नहीं है, वो भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने लगते हैं। और होता यह है कि वो एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं। और अगर आप एक गलत म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो डिजाइन करते हैं तो यहाँ पे दो चीजें हो सकती है। एक तो ये कि आपको नुकसान हो सकता है, और दूसरा आपको जितना रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे मिलना चाहिए था शायद उतना रिटर्न आपको ना मिले। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि आपको कैसे और कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अगर आपको म्यूचुअल फंड की अच्छी समझ है, आप अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, तो कांग्रेचुलेसन, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड की समझ नहीं है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की पूरी सर्विस देने की कोशिश करूंगा। तो अब आते हैं आज की हमारी वीडियो के टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे या फिर म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और अगर आपने म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन सही से कर लिया, तो कम से कम मेरा ये मानना है कि आपने 90% अपना काम कर लिया। लेकिन होता इसके जस्ट उल्टा है। 90% लोग ऐसे हैं जो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन गलत तरीके से करते हैं, गलत ढंग से करते हैं, गलत पैरामीटर्स के ऊपर में करते हैं। और म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन ही ये तय करता है, बहुत हद तक इसी पर डिपेंड होता है कि आपको लॉन्ग टर्म्स में अच्छा रिटर्न मिलेगा या फिर बुरा रिटर्न मिलेगा। तो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए हमें बड़े ही इत्मीनान से और सोच समझकर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। लेकिन आजकल एक दौड़ चल रही है, अंधी दौड़, रिटर्न के बेस पर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना, जो कि मुझे लगता है कि आगे चल करके ये बहुत ही घातक आपके लिए साबित हो सकता है। और दूसरी बात, आधा अधूरा नॉलेज। देखिए, आधा अधूरा जो नॉलेज होता है ना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। या तो इंसान के पास नॉलेज नहीं होना चाहिए या फिर लगभग पूरा नॉलेज होना चाहिए, जिस बिना पर वो इन्वेस्टमेंट कर पाए। लेकिन अब जब लोगों को आधा अधूरा नॉलेज हो गया है ना, तो सिर्फ वो एक पैरामीटर पर म्यूचुअल फंड का कंपेयर कर रहे हैं, वो सिर्फ रिटर्न। रिटर्न की अंधी दौड़ में लगभग 90% लोग पड़े हुए हैं। और जब रिटर्न की बात आती है तो आपको वहां पे सेक्टोरल थीमेटिक फंड दिखेगा। एक न एक सेक्टोरल थीमेटिक फंड हर वक्त लाइट में रहता है, जो अच्छा खासा रिटर्न दे रहा होता है। इन्हीं सारी चीजों को देख करके लोग सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग जब मेरे पास फोन करते हैं, बहुत सारा मेरे पास रोजाना फोन आता है, और मैं एक ही चीज सुनने को मिलता है कि हमने भैया म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है और हमने अपना 50% पैसा, यहाँ तक कि 100% पैसा भी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर दिया है। तो क्या आपको अपना 100% पैसा या फिर 50% पैसा सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए? अब यहाँ पे सवाल आपका ये आ सकता है कि भाई, इस फंड को भी सेबी ने ही अप्रूवल दिया है। सेबी के अप्रूवल के बाद ही किसी भी फंड हाउस ने सेक्टोरल थीमेटिक फंड लाया है या फिर लाते हैं, तो फिर ये इन्वेस्ट करने के लिए ही बना है, तो हम इसमें इन्वेस्ट क्यों ना करें? तो सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने का जो उद्देश्य है उसको आपको समझना होगा। सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करने का एक उद्देश्य ये होता है कि उस सेक्टर में आने वाले ग्रोथ अपॉर्चुनिटी को कैप्चर करना, यानी कि उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना। लेकिन होता क्या है, आप उस सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करते हैं जो ऑलरेडी साल भर में 100% 150% का रिटर्न दे चुका है। तो अब इस बात की क्या गारंटी है कि आगे भी वो 100-150% का रिटर्न दे ही दे? क्योंकि अब तो लगता ये है ना कि वो अपने पीक पर पहुंच गया है। तो अगर आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड का ही चुनाव करना है, तो आपको ऐसे सेक्टोरल थीमेटिक फंड का चुनाव करना चाहिए जो अभी तो स्टेबल है, लेकिन आने वाले समय में साल भर, 6 महीने, 2 साल में इसी तरह से 100-150% का रिटर्न दे सकता है। तो अगर आपके पास इस तरह की एक्सपर्टीज है, तब आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड चुनना चाहिए।
और ऐसा भी मैं नहीं कहता हूं कि आपको सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए, आप कर सकते हैं। आपका जो भी इन्वेस्टमेंट है उसका अगर 10-20% पैसा आप सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे कम हो सकता है और रिटर्न आपको अच्छा मिल सकता है। तो मेरा मानना कम से कम इतना तो जरूर है कि आपको कम से कम 50% या फिर 100% पैसा सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब स्टॉक मार्केट अच्छा चल रहा होता है ना, तो ऐसे में सभी जो सेक्टर है वो अच्छा कर रहे होते हैं। जो अंडर परफॉर्म करने वाले म्यूचुअल फंड है उनसे भी हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। तो जब अच्छा हो रहा होता है तो चारों तरफ अच्छा हो रहा होता है, सभी जगह पर आपको अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है। लेकिन जब बुरा होने वाला होता है या फिर जब बुरा होने लगता है, तब फिर आपको पता चलता है एक सेक्टर थीमेटिक फंड का परफॉर्मेंस। अगर उस सेक्टर में किसी तरह से कोई कमी आ गई या कोई दिक्कत आ गई या फिर नेगेटिव न्यूज आ गई, तो बहुत दिनों तक आपका पैसा ग्रो करेगा ही नहीं या फिर बहुत ज्यादा माइनस में आपका पैसा रह सकता है। देखिए, हम लोग मेजरली 3-4 कैटेगरी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। एक फ्लेक्सी कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड और लार्ज एंड मिड कैप फंड, या फिर कह सकते हैं इस तरह की और भी जो कैटेगरी है मेजर, उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं बात करूं फ्लेक्सी कैप फंड की या फिर मल्टी कैप फंड की या फिर लार्ज कैप कैटेगरी की फंड की, तो जब हम इस तरह के फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो हमारा जो पैसा है वो कई सेक्टर में चला जाता है। जो पीएसयू हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, जिस चीज की आजकल धूम चल रही है, इस तरह के कई सेक्टर में हमारा पैसा चला जाता है। तो हमें एक सेक्टर में पैसा डालने की जरूरत नहीं होती है। और दूसरी बात, अगर मैं एक फ्लेक्सी कैप फंड की भी बात करूं, तो उसका जो सेबी की तरफ से रिस्कोमीटर है वो वेरी हाई रिस्क के कैटेगरी में आता है। तो अगर आप लार्ज कैप फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगा रहे हैं, आप मल्टी कैप फंड में पैसा लगा रहे हैं, तब भी आप वेरी हाई रिस्क के जोन में पैसा लगा रहे हैं। सोच लीजिए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि थोड़ा सा स्टेबल फंड है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको रिस्क कम मिलेगा, वो भी सेबी के नजर में वेरी हाई रिस्क के रेंज में आता है। और यहाँ पे स्मॉल कैप और मिड कैप की बात ही क्या करना, ये तो वेरी हाई रिस्क के जोन में आता ही है। लेकिन जब आप स्मॉल कैप मिड कैप में पैसा लगाते हैं, तो यहाँ पे भी आपको कई सेक्टर में आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो एक सेक्टर में आपको एक्सपोजर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं सेक्टोरल थीमेटिक फंड की, तो इसको तो मेरे ख्याल से वेरी हाई रिस्क के जोन में रखना चाहिए था, क्योंकि इस फंड से ज्यादा रिस्क किसी फंड में हो ही नहीं सकता है। यहां तक कि स्मॉल कैप फंड से भी ये कई गुना ज्यादा रिस्की फंड होता है। तो जब इसमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तब तक तो लोगों को अच्छा लगता है, तब तक तो सब कुछ अच्छा लगता है, लोग निवेश करते हैं। क्योंकि ज्यादातर जो लोग हैं ना, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आए हैं, पुराने लोग तो ऐसे भी बहुत समझदार हैं, पुराने लोगों को तो कहने की जरूरत है नहीं, उनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस भी हो गए, जो लंबे समय से इन्वेस्ट कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जो है ना, कोरोना पेंडेमिक के समय में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने आए हैं और उन्होंने सिर्फ हरियाली ही देखी है, यहाँ पे अंधाधुंध रिटर्न ही देखा है। उनको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है। वो जहां इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे उनको रिटर्न ही मिल रहा है, तो उनको लग रहा है कि भाई कोई भी फंड में इन्वेस्ट करो, यहाँ तो रिटर्न ही मिलता है और रिटर्न मिल ही रहा है। भाई, आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो हर तरह की सिचुएशन को सोच करके आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा सिचुएशन आज भले देख रहे हो, लेकिन ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, आपको बुरा सिचुएशन भी देखने को मिल सकता है। तो अगर ऐसे में आपके पास बुरा फंड है, तो वो और भी बुरा कर सकता है। इसलिए हमें हर तरह की बातों को सोचकर समझ करके म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। एक अच्छा सा डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जिसमें अच्छा सा कॉम्बिनेशन हो, लार्ज कैप भी हो या फिर फ्लेक्सी कैप फंड हो, मल्टी कैप फंड हो, स्मॉल कैप फंड हो, मिड कैप फंड हो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो उसमें थीमेटिक फंड हो। मैं थीमेटिक फंड को निवेश करने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूँ, उसमें थीमेटिक फंड भी हो, 10-20% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह का अच्छा सा कॉम्बिनेशन बना करके म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना करके इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपको इमरजेंसी फंड की जरूरत पड़ती है तो वहाँ पे थोड़ा सा डेट फंड भी रख लीजिए। अगर आपको लो रिस्क फंड चाहिए तो यहाँ पे आप हाइब्रिड फंड का चुनाव कर सकते हैं, जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन फंड या फिर बैलेंस एडवांटेज फंड। इस तरह के जो फंड होते हैं वहाँ पे थोड़ा सा हमें कम रिस्क देखने को मिलता है। तो भाई, अगर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है और लॉन्ग टर्म्स के लिए इन्वेस्ट करना है, तो सारी बातों को ध्यान में रख करके ही आपको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए या फिर फंड का सिलेक्शन करना चाहिए। यहीं पर 90% लोग जो है ना मात खा जाते हैं और गलत ढंग से अपनी म्यूचुअल फंड की पोर्टफोलियो बना लेते हैं और गलत ढंग से इन्वेस्ट करते हैं। अब ये तो मुझे किसी भी लिहाज से समझ में नहीं आता है कि भाई 100% पैसा कोई क्यों किसी सेक्टोरल थीमेटिक फंड में इन्वेस्ट कर देता है। इसके पीछे एक रीजन है कि उस व्यक्ति ने इस फंड का रिटर्न अच्छा देखा है या फिर उसको म्यूचुअल फंड के बारे में समझ नहीं है। तो अगर आपको समझ नहीं है म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मैं ये बोलूंगा कि आप किसी से सलाह लीजिए। जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप जानते हैं कि ये रजिस्टर्ड एडवाइजर है, उससे सलाह लीजिए। और अगर वो म्यूचुअल फंड का डिस्ट्रीब्यूटर है तो ऐसे आदमी से सलाह लीजिए जिसके पास NISM का सर्टिफिकेट हो।
NISM का सर्टिफिकेट जो सेबी है या एमफी है उसी को देती है, जो लगभग म्यूचुअल फंड के जो दाव पेच हैं उसके बारे में समझते हैं, किसी के रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से उसको म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही लोगों को NISM का सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन होता है तो इसी तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आप अगर सर्विस लेना चाहते हैं तो ऐसे लोगों से सर्विस लीजिए जो वाकई में सेबी की तरफ से रजिस्टर्ड है, जो वाकई में ऑथोराइज हैं आपको सर्विस देने के लिए। देखिए, लॉन्ग टर्म्स में आप करोड़ों रुपए बनाने वाले हैं, तो आज थोड़ा सा पैसा देख करके आप सर्विस ले सकते हैं और अच्छे से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप निश्चिंत हो सकते हैं इस बात के लिए कि हमारा जो पैसा है वो सही जगह पे जा रहा है। तो म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, आप सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो म्यूचुअल फंड के बारे में अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, आप अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कर सकते हैं, तो इससे अच्छी और कोई बात हो नहीं सकती है। सबसे अच्छा तो यही होगा कि आप यहाँ पे जानकारी कलेक्ट कीजिए, खुद ही जानकार बनिए और खुद ही अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो मैनेज कीजिए। आपको कहीं भी किसी के पास भी पूछने जांचने की जरूरत ना पड़े, आपको किसी से भी कोई सर्विस लेने की जरूरत ना पड़े, इससे अच्छी और कोई बात नहीं हो सकती है। तो आज की वीडियो में यही वो बातें थी दोस्तों जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर में मैंने आप सभी से चर्चा किया है। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली के बीच जरूर से शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अवेयर हो पाए। इस वीडियो के आखिर में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपना और अपने फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूंगा इसी तरह के किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।